वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था अबाउट एरर यानी त्रुटि के बारे में। और हमने एरर के टाइप्स पढ़े यानी प्रकार, त्रुटि के प्रकार पढ़े थे। किन किन टाइप्स के होते हैं, जिसमें सिस्टमेटिक बताया, मतलब जो भी था वो मैंने बता दिया था। आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसका एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष या अपेक्षिक, और परसेंटेज एरर निकालते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना थोड़ा अच्छा। और तो लो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक कोई लेंथ है, क्योंकि हम लेंथ मेजर कर चुके हैं काफी बार किसी भी इक्विपमेंट से, यानी उसके जो जो इक्विपमेंट थे। अब इस लेंथ को मेजर किया मैंने 5 टाइम्स। कितने टाइम? 5 बार मेजर किया। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको मेजर किया तो वैल्यू आ गई जैसे 2.6। और अगर सेकेंड टाइम मैंने मेजर किया तो वैल्यू आ गई 2.4। थर्ड टाइम मेजर किया तो आई 2.5 या 2.7 ले लेता हूं, 2.7। 4 टाइम 2.5 और 5 टाइम 2.8। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, आप डिजिट पे मत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। तो सिंपल एग्जांपल है। अब ये वैल्यू आ गई लेंथ की, 5 बार मैंने मेजर किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने मेजरमेंट से, यानी मैंने 5 बार किया, 5 बार अलग वैल्यू आई, तो मैं एक ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान तक पहुंचना चाहता हूं। और ट्रू वैल्यू तक आने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले आप अर्थमेटिक मीन निकालो यानी माध्य निकालो। और माध्य निकलता है यानी एवरेज फॉर्म में। तो एवरेज फॉर्म में क्या होगा, तो मान लो लेंथ का मैं मीन वैल्यू निकालता हूं यानी माध्य। ये सब पिछले लेक्चर में हो चुका है, हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो लेंथ का मीन में क्या होगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा और डिवाइड बाई जितने बार एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है उसका मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा होगा 2.6 प्लस 2.4 प्लस 2.7 प्लस 2.5 प्लस 2.8 डिवाइड बाई 5। और मीन होता क्या है? मीन होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनका मीडिएटर पॉइंट। मीडियम उनके बीच में ही वेरी करेगा, ये जो मेरा मीन निकलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अभी मैं इसे ही निकाल लेता हूं। तो ये मेरा होगा 2.6, 2.4, 2.7, 2.5 और 8, 5, 13, 24, 24, 30 का 0, 3 to 5, 7, 9, 13, तो 13.0 डिवाइड बाई 5। और ये मेरा आ जाएगा, कितना आएगा? 2.6। अब मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर ले लेता हूं, शॉर्ट लेंथ। तो ये भी मान लो सेंटीमीटर में, और ये सब भी किस में है? सेंटीमीटर के अंदर है। तो हमने मीन निकाल चुके हैं। और देखो वैसे मीन यहां से भी निकल सकता था। 2.5 है, 2.4 है, 2.6 है, 7 है, 8 है, 1 2 3 4 5, यानी 4 5 6 7 8। 7 हटा दो, 8 हटा दो, 5 हटा दो और 4 हटा दो, तो 2.6 वैसे भी एवरेज निकल के आने वाला है। ऐसे ही हो गया ना। लेंथ पर अगर मैं इसको डालूं तो ये मेरा क्या होगा? 2.4, ये मेरा 2.5, ये मेरा 2.6, ये मेरा 2.7, ये मेरा 2.8। अब ये सारे पॉइंट हमारे आए हुए हैं, तो मीडिएटर पॉइंट क्या होगा? ये तो ये 2.6 एवरेज हो जाएगा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये मेरा मीन निकल चुका है। अब क्या करना है मुझे? इन सब के अंदर एरर क्या है, यानी मेरे जो 5 एक्सपेरिमेंट थे उसमें जो जो वैल्यू निकल के आई वो
मेरे माध्य यानी मेरी जो ट्रू वैल्यू मैं लेके आया हूं, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है, तो उन दोनों के बीच में कितना एरर है, तो वो देखते हैं एरर। और उस एरर को मैं क्या बोलता था, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट एरर। तो हम निकाल लेंगे हम इनका एरर। तो इसमें जो एरर होगा वो मान लो डेल L1, इसका डेल L2, डेल L3, डेल L4, डेल L5, और ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष। तो अब क्या होगा कि इस वैल्यू और हमारी जो मीन वैल्यू आई थी, मीन वैल्यू वो थी मेरी 2.6 सेंटीमीटर, और डेल L1 क्या आएगा, जो मेरी ये वैल्यू है, ये वैल्यू से कितना डिफरेंस है, तो इसमें से उसको मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2.6 माइनस 2.6 इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर जिस क्वांटिटी की एरर निकाल रहा हूं, तो वो क्वांटिटी जिस यूनिट की है सेम यूनिट एरर की भी होगी। और उसके बाद डेल L2 तो 2.4 और 2.6, तो ये आ जाएगा 2.4 माइनस 2.6 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। 2.7 के लिए क्या आएगा, 2.7 माइनस 2.6 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये माइनस में आएगा इक्वल टू माइनस 0.02, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। और L4 है 2.5, तो 2.5 माइनस 2.6 इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और 2.8 के लिए आएगा 2.8 माइनस 2.6 इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरी क्या थी, ये मेरी मीन वैल्यू थी, सब मीन वैल्यू है। अब ये जो मेरा एग्जाम्पल लेने का, यही एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें एक मुझे चीज बतानी है आपको, वो मैं बताऊंगा। तो डेल L1 आ गया, ये सब मेरे क्या आ गए, एरर। अब दूसरा बात मैंने क्या बताया कि मैं इन सब एरर का मीन लूंगा। लो जी, तो डेल L इसका भी मीन। अब इसमें क्या होगा, ये सब वैल्यू जुड़ेगी। तो मान लो ये 0 जुड़ेगा, प्लस माइनस 0.2, पहले मैं गलत लिखूंगा फिर मैं सही करूंगा, 0.1 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 5। देखो यहां पर जब जैसे यहां पे एब्सोल्यूट एरर का क्या बताया, ये एब्सोल्यूट एरर है यानी निरपेक्ष एरर है, बट ये एरर ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव होने का रीजन यही है क्योंकि मैं एग्जांपल से बता रहा हूं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं किसी का एवरेज निकालूंगा तो वो मेरा 0 आ जाएगा और कोई फायदा नहीं। तो जैसे ये हुआ, अगर मैं इनके साइन रखता हूं एज इट इज, जिसका माइनस 0.2 इसका 0.1, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, एवरेज मेरा 0 आ जाएगा। इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज लेने पर वो वैल्यू, एवरेज वैल्यू 0 ना हो जाए, इसके लिए हमें इन सब का मोड लेना पड़ेगा। और मोड क्या करता है, मोड का मतलब होता है कि वैल्यू माइनस डालो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब इन सब के लिए ये साइन हट जाएंगे, और साइन हट जाएंगे तो एवरेज निकालने में एवरेज निकल जाएगा, वो रूल हट जाएगा। इसलिए एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव होते हैं। तो 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 0.1 0.2 कितना आया, ये आ जाएगा मेरा 2 1 3 4 5 6, यानी 0.6 डिवाइड बाई 5। क्लियर। उसके बाद ये 0 10 1 और 2, और ये आ गया 0.12, ये भी सेंटीमीटर में। तो मेरा L का मीन है, तो वैल्यू आ गई 0.12 सेंटीमीटर। और ये अब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है इस वैल्यू में।
तो मेरी जो एक्चुअल एल की वैल्यू आएगी, लेंथ की वैल्यू, वो आएगी 2.6 और इसमें एरर कितना था, वो एरर था प्लस माइनस 0.1 और 2 और इसको मैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये 0.1 यानी एक डेसिमल तक है तो इसको भी मैं 0.1 लिख सकता हूँ। और ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी राउंड कैसे करते हैं फिगर को, बड़ी फिगर है छोटे फिगर में कैसे लिखेंगे, कैलकुलेट करने के लिए, यानी सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा 2.6 प्लस माइनस 0.1। तो मेरी जो L की वैल्यू है ये हो जाएगी 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। जैसे मान लो 2.6 का प्लस 1, तो जो मैक्सिमम एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7 और मिनिमम आएगी वो आएगी 2.5। एक जोड़ दूंगा एक घटा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये मान लो ये 2.7 वैल्यू है और ये 2.5 वैल्यू है और ये मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो मेरी ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के बीच में वेरी करेगी और ये मेरी रेंज हो गई। इसको मैं एरर बार भी बोल देता हूं कि ये मेरा एरर बार है और लेंथ है इन दोनों के बीच में वेरी करेगा। क्लियर? तो हमने एल की वैल्यू निकाली 2.6 प्लस माइनस 0.1 और ये है उस लेंथ का निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर तो निकल गया मीन का, सॉरी इसका एल का, और एब्सोल्यूट एरर जो था ये सब एब्सोल्यूट एरर्स थे। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। और रिलेटिव एरर में क्या बताया था मैंने? सिंपल रेशियो। चलो इसको रब कर देता हूं फिर देखते हैं। तो अभी क्या निकालना है हमें? एब्सोल्यूट एरर हो चुका है और अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर यानी आपेक्षिक और परसेंटेज एरर। देखिए तो मेरी जो लेंथ थी वो आ गई थी एल मीन की वैल्यू यानी 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर मुझे ये पता है ये मेरा था एल मीन और ये जो मेरा था वो था डेल एल मीन। और अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना हो, रिलेटिव एरर मतलब आपेक्षिक, तो आपेक्षिक त्रुटि, तो सिंपली क्या होगा? मैंने बताया था दिस इज द रेशियो। ये अनुपात होता है किसका? अनुपात का मतलब भाग, कि एरर कितना आया और उसकी वैल्यू क्या है, उनका एरर। इसका मतलब इक्वल टू डेल एल मीन डिवाइड बाई एल और ये मेरा हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2.6। अब एक खास बात, जो मेरा एब्सोल्यूट एरर था जैसे कि ये था, इसकी यूनिट है और वो क्या होगी? सेम होगी किसकी? जिसकी भी एरर है। बट रिलेटिव एरर में रेशो निकल जाता है, तो जो इसकी यूनिट होगी, जैसे मान लो ये सेंटीमीटर, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। दोनों कट जाएंगे तो ये यूनिट लेस। और रेशियो एक नंबर ही होता है। लेंथ में लेंथ का भाग दिया, एक नंबर निकल के आएगा। किलोग्राम में किलोग्राम का भाग दिया, एक नंबर निकल के आएगा। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस, यानी ये एब्सोल्यूट एरर और इन दोनों एरर में डिफरेंस, ये अच्छा डिफरेंस है कि वो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है और ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, जो आएगा वो मेरा रिलेटिव एरर होगा। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर में क्या होगा? रिलेटिव एरर जो भी निकल के आया है मेरा 0.1 अपॉन 2.6, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा परसेंटेज फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सोल्व आप इजीली कर सकते हो, इतना तो आता है मैथ। बट जो हमने क्या किया था, एल था, तो हमने जितना भी ऑब्जर्वेशन लिया उस ऑब्जर्वेशन से, उस जिसका ऑब्जर्वेशन किया, जैसे लेंथ का ऑब्जर्वेशन किया था, तो मैं लेंथ की ट्रू वैल्यू तक पहुंच गया विद एरर। तो ये एरर था और उस एरर को बता दिया
परसेंटाइल फॉर्म में, तो परसेंटेज एरर भी मैंने बता दिया। क्लियर? यहां से आपको क्लियर हो गया होगा एरर के बारे में, एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है और परसेंटेज क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उसको भी देखते हैं। तो हमने एरर को देखा, अब देखते हैं कि भाई ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझे जैसे कोई लेंथ मेजर करनी हो या फिर कोई टाइम पीरियड मेजर करना हो। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और वो फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो। यानी कि मान लो कि जैसे ए कोई जेड कोई क्वांटिटी है और वो ए और बी पर डिपेंड कर रही है, तो मुझे ए पता है और बी पता है और ए और बी के कॉम्बिनेशन से मैं जेड निकाल रहा हूं। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने बताया था कल आपको ओम्स लॉ के बारे में, तो ओम्स लॉ में क्या होता है, जब मुझे आर निकालना होता है तो मैं वी और आई की वैल्यू से आर निकालता हूं। सीधा तो आर निकालने का कुछ रूल नहीं है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में वोल्टेज के साथ करंट को मेजर करना पड़ेगा, फिर मैं आर को निकालूंगा। अब मान लो मुझे वोल्टेज में एरर पता है, मुझे करंट में भी एरर पता है, तो मैं अपने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में एरर कैसे निकालूंगा? उसके लिए जरूरत पड़ी कि भाई अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से अगर कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी बन रही हो और उन दो के एरर मुझे पता हो, तो मैं जो कॉम्बिनेशन से जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है उसका एरर कैसे निकालें, तब जरूरत पड़ी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई जेड है और ये क्वांटिटी दो क्वांटिटियों पर डिपेंड कर रही है, यानी ए और बी। तो सिंपल सी बात है कि जेड के फॉर्मूले में ए और बी आएगा और मैं मान रहा हूं कि ए और बी सम होके आ रहे हैं, यानी एक को बी के साथ जोड़ूंगा तो जेड बनेगा। तो वो फॉर्मूला लाइक इस प्रकार है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी। अब मेरे पास क्या है, एक का एरर मेरे पास है, निकाल सकता हूं मैं, बार बार ए की वैल्यू लूंगा, मीन निकालूंगा, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा और डेल ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसका मतलब लो जी, तो इसको मैं अगर खोल के देखूं तो ये मेरा लगेगा ऐसे, यानी हाँ जी साहब ए है उसका मुझे एब्सोल्यूट एरर पता है और मेरा बी जो है उसका भी, ये तो उसकी रियल वैल्यू होगी साहब और ये उसका एब्सोल्यूट एरर हो गया, निरपेक्ष त्रुटि। और इतना तो हम कर ही रहे थे, अगर मान लो जेड नहीं था, ए नहीं था, तो बी का मैं निकाल भी तो रहा था अभी। बी को जैसे लेंथ मान लो तो लेंथ का मैंने अभी निकाला है। बट अगर मान लो दो के कॉम्बिनेशन से कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बन रही हो या तीन के कॉम्बिनेशन से कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही हो, तो मैं कैसे पता करूं कि मेरी जो एक्चुअल रिजल्ट जिसका मुझे निकालना है, जैसे वो रेजिस्टेंस निकालना हुआ, तो उस रेजिस्टेंस में एरर कितना है, और जबकि मुझे वोल्टेज और करंट का एरर पता हो। ऐसे ही ए और बी का एरर मुझे पता है, तो जेड का एरर मैं कैसे निकालूं? तो देखिए, अब मुझे ये तो कहीं ना कहीं पता ही होगा जेड, तो जेड में भी जेड की कोई जेड वैल्यू होगी और उसका भी कोई एब्सोल्यूट एरर होगा। तो ये तीन चीजें मुझे पता है, यानी ए कोई वैल्यू होगी, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये पता निकल लग सकता है क्योंकि जेड तो बराबर क्या है, सिंपल सा दे ही रखा है, जेड बराबर तो ए प्लस बी है। ये फाइन, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी, ये भी, ये भी, बस ये रह गया, यही तो निकालना है कि जेड में एरर का नहीं पता सर। तो कैसे निकालेंगे? लो जी, सबकी वैल्यू को पुट कर दो, क्या आएगा, जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ये भाई साहब और ये भाई साहब जुड़ के ए प्लस बी बनाएंगे, लो जी, और ये दोनों अलग रह जाएंगे, डेल बी, और ये मेरा बन जाएगा जेड
और ये इधर तो है ही जेड प्लस डेल जेड, और यहाँ प्लस माइनस। आप बताओ कि मुझे पता है एक क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर ये है, दूसरी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर ये है, और जब दो एब्सोल्यूट एरर है और एब्सोल्यूट एरर की मैंने प्रॉपर्टी बताई कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और जब ये दोनों पॉजिटिव ही रहने हैं, यानी वन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट एरर मेरा पॉजिटिव होगा ऑलवेज, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ये जो एरर होंगे उनको मैं एक ही डायरेक्शन में लूंगा, तो एक ही डायरेक्शन में तो ऐड ही होना पड़ेगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा डेल जेड, और डेल जेड की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, तो मेरा जो डेल जेड होगा वो होगा डेल ए प्लस डेल बी। सिंपल। समझ में आया? तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटियां ए और बी दोनों में एरर मुझे पता है, दोनों अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड होने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसमें भी उन दोनों के एरर ऐड हो जाएंगे। सिंपल, फिनिश। अब अगर मान लो यही फॉर्मूला माइनस में हो कि भैया मुझे तो ये बताओ कि दो फिजिकल क्वांटिटियों के सबट्रैक्शन से यानी घटा से माइनस करने से ही वो फिजिकल क्वांटिटी बनती है, तो एरर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसको करने के लिए ये चीज याद रखना कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो चाहिए फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर लो बट उनके एरर माइनस कभी नहीं हो सकते। रीजन तो ये तो मेरा यही रहेगा, ये मेरा यही रहेगा, बस यहां फॉर्मूले में मेरा माइनस लग जाएगा। लो जी, ये इसके साथ माइनस, बट ये दोनों हमेशा प्लस में ही रहेंगे, और ये डेल जेड और ये मेरा जेड बन जाएगा, और ये फिर वापिस से डेल ए प्लस डेल बी। क्यों? क्योंकि एरर्स जो होंगे एब्सोल्यूट एरर वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो माइनस करो और ची प्लस करो उन पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो चाहे एडिटिव हो चाहे सब्सट्रैक्टिव हो, दोनों ही केस में मेरे एरर ऐड हो जाएंगे। और कौन से एरर? एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। क्लियर ये चीज? तो एक कॉम्बिनेशन तो आपको पता लग गया, दो कॉम्बिनेशन सब्सट्रैक्शन और एडिशन। अब और कॉम्बिनेशन कौन से बचते हैं? भाग और गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवाइड करना, उनको भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यानी कि भाई दो फिजिकल क्वांटिटियां मल्टीप्लाई होके एक फिजिकल क्वांटिटी बना रही हो। और ऐसे फॉर्मूले बहुत है, अगर आप देखो F = ma, ये तो वैसा फॉर्मूला हो गया ना। हाँ, F = ma फॉर्मूला तो है, दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। तो अगर मान लो कि जेड ए बी पर डिपेंड इस प्रकार कर रहा है कि जेड इज द रेशियो ऑफ ए और बी, रेशियो नहीं बोलूंगा, डिवाइड, यानी ए और बी, जेड = a/b, यानी a × b हो। पहले मैं a × b का देख लेता हूं, a × b, यानी a और b के मल्टीप्लाई से जेड बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मुझे a में एरर पता हुआ है, b में पता है, जेड में भी, जेड का मुझे निकालना है। तो जेड = ये, और ये मेरा हो जाएगा a ± डेल a। सब सिंपल चल रहा है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये b ± डेल b। लो जी, सीधा गुणा कर दो, तो ये मेरा बनेगा z ± डेल z = ये बनेगा a b। उसके बाद ये इसके साथ होगा तो ± a डेल b, ये इधर होगा तो ± b डेल a, और लास्ट जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ± डेल a और ± डेल b, यानी मल्टीप्लाई में कर देता हूं डेल b। लो जी, यहां तक तो सिंपल है, सभी सिंपल है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। ए बी, तो ए बी तो सिंपल मुझे पता है, ये तो जेड के बराबर है। लो जी, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो एरर को अगर एरर से मल्टीप्लाई करूं, अब मान लो जैसे पहले वाला कंपोनेंट था उसमें 0.1 आया था, और मान लो किसी में 0.2 हो, तो मल्टीप्लाई करना भाई 0.02, यानी एरर को मल्टीप्लाई करूंगा तो और छोटा एरर बन जाएगा, और वो छोटे एरर को मैं नेग्लेक्ट कर, आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो ये भाई साहब मेरा अप्रोक्सीमेट = 0,
नेगलेक्ट कर दिया इसको। अब बचे ये वाला और ये वाला। कुछ नहीं करना, यहां से जेड को अगर मैं कॉमन ले लूं, लो जी जेड मेरा कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 प्लस माइनस, यहां जेड था नहीं तो जेड को डिवाइड में डाल दो, आता है ना, हाँ जेड को डिवाइड में डाल देंगे। जहां पर जो विद्यमान नहीं है वहां से वो चीज कॉमन लेनी है, तो सिंपल सी बात है, वो कॉमन ले लो और एक नीचे उसका भाई छोड़ दो। इक्वल टू, ये मेरा जेड हो गया था प्लस माइनस, ये मेरा ए डेल बी और प्लस माइनस बी डेल ए। अभी यहां तो रहेगा नहीं, दिक्कत होती है इसको, वज्र गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां डिवाइड में चला जाएगा। तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस माइनस डेल जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल टू, जेड का जेड में डिवाइड दिया 1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहां बैठा हुआ है ए डेल बी, जेड का मैं भाग दूंगा और जेड में छुपा बैठा है ए बी, तो ए से तो ए कैंसिल आउट, जैसे मान लो बड़ा ही कर लेता हूं, डेल बी डिवाइड बाई जेड और जेड को लिख दूंगा ए बी, तो ए से ए मेरा उड़ जाएगा, कैंसिल आउट, एंड प्लस माइनस इसमें मेरा बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जेड फिर पुट होगा तो मेरा बी कैंसिल आउट, और 1 से 1 कैंसिल हो ही सकता है। अब ये हो गया रिलेटिव, ये बी में रिलेटिव, ये ए में रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि भैया डेल जेड अपॉन जेड यानी रिलेटिव एरर जेड का इक्वल टू होगा रिलेटिव एरर ऑफ ए का, और सम होगा रिलेटिव एरर ऑफ बी का। लो जी, ये तो रिलेटिव एरर है ना, निरपेक्ष त्रुटि, तो इसकी निरपेक्ष त्रुटि इन दोनों की निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होगी। तो हम बता रहे थे रिलेटिव एरर यानी ये जो होगा, जब मैं मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसका एरर मुझे निकालना है, तो डेल जेड अपॉन जेड यानी रिलेटिव एरर होगा इसका और इसका, दोनों का ऐड कर दूंगा, सिंपल। तो अगर मुझे यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी होगी एब्सोल्यूट, इसमें ये एब्सोल्यूट होता है और ये टोटल मिलकर रिलेटिव बनता है, तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए ये मेरे को पता ही है, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, तो डेल जेड मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे डेल जेड की यूनिट है, मात्रक है, बट इस पूरे क्वांटिटी का मात्रक नहीं है, यूनिट लेस, ठीक है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो यहां तक समझ में आया सभी को। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा। अब मैं बात करता हूं डिवाइड की। अब हम देखते हैं जेड जो है वो डिपेंड कर रहा था किस पर, ए और बी पर, और वो इस प्रकार डिपेंड कर रहा है कि जेड की वैल्यू है ए डिवाइड बाई बी। तो इस केस में क्या होगा, तो ए की वैल्यू देखो वापस रख लेते हैं, तो जेड इक्वल टू ए बी है, तो मैं इस फॉर्मूले को लिखूं ए इक्वल टू जेड इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का एरर, तो ए में क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल ए डिवाइड बाई ए, नहीं ए प्लस माइनस डेल ए की वैल्यू हो गई। जेड का क्या होगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड, और बी का क्या होगा, बी प्लस माइनस डेल बी। अब मैंने इसको सोल्व किया था, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया था, तो क्या आया था वो सोल्व करके कर सकते हो आप। कैसे आएगा कि जब ये वाला फॉर्मूला लगा था, तो अगर जेड इक्वल टू ए इंटू बी था, तब क्या आया था, डेल जेड अपॉन जेड किसके बराबर था, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो यहां पर क्या होगा कि मेरा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए किसके बराबर होगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और प्लस माइनस डेल जेड अपॉन डेल बी अपॉन बी। ये आ जाएगा। यहां से मुझे ये चाहिए, तो ये डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या आएगा, डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी। लो जी, अब ये माइनस का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर, माइनस तो होंगे ही नहीं क्योंकि वन डायरेक्शनल होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। वैसे माइनस है बट माइनस हट जाएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई। तो दोनों के लिए सेम, चाहे डिवाइड में हो और चाहे मल्टीप्लाई में हो। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का मुझे एरर निकालना है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर जिन दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, उन दोनों के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होंगे।
अब अगर बात करते हैं कि यहां पर तो a और b था, अगर यहां हो a स्क्वायर तो क्या होगा? तो यहां अगर a स्क्वायर होता तो जब z इक्वल टू ए बी था तो ये आया था, और z इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो b इक्वल टू क्या ले लूंगा मैं? a ले लूंगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। तो जहां पर b है वहां पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा 2 डेल a डिवाइड बाई a। सिंपल। अगर यहां पावर n हुई तो यहां भी पावर n, और यहां 2 की जगह n आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है। तो अगर कोई पावर में भी फॉर्मूला हुआ तो पावर फॉर्मूला हुआ तो उसका मैं एरर इस प्रकार से निकाल सकता हूं। लो जब एक क्वेश्चन करते हैं और फिर एरर निकाल के देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो मेरा टाइम पीरियड है यानी समय अवधि, उसका फॉर्मूला, जैसे मान लो ये मेरी समय अवधि है, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, जिसमें L है और G है, ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मेरी लेंथ है। वैसे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि ये मेरा पेंडुलम है और ये मेरा पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट मतलब इधर उधर गति एक पॉइंट के, वो आएगा टॉपिक बाद में। तो इसका मुझे टाइम पीरियड निकालना हो और ये L लेंथ है इसकी, तो उस केस में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है T इक्वल टू 2 पाई L डिवाइड बाई G। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मुझे यहां पूछ रहा है कि यहां पर जो G है तो G इक्वल टू क्या आएगा? तो देखो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा T स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, T स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, और T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये बनेगा L डिवाइड बाई G। अब ये टाइम पीरियड है, ये L है, तो अब मुझे पूछे कि L में एरर कितना होगा। तो यहां से L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी G का फॉर्मूला। G पूछे, L पूछे, जो भी पूछे, तो G का देखते हैं। तो G का फॉर्मूला होगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, यही होगा G का। अब यहां पर अगर मुझे G में एरर चाहिए कि भैया G में कितना एरर है फॉर्मूला बेस्ड, तो 4 पाई स्क्वायर, अब मेरे को पता 4 तो फिक्स क्वांटिटी है, पाई स्क्वायर भी फिक्स क्वांटिटी है, तो इनका एरर से क्या लेना देना। वैसे ये भी फिक्स क्वांटिटी है 9.8, तो इक्वल टू L का एरर है तो ये A अपॉन B की फॉर्म में आ गया, तो A अपॉन B की फॉर्म में, तो यानी Z इक्वल टू अगर A अपॉन B स्क्वायर, तो मैं इस फॉर्मूले को ले लूँ, यहाँ पे Z को मैं G मान लेता हूँ, और 4 पाई स्क्वायर तो कोई रोल अदा नहीं करेगा क्योंकि एरर में पार्ट ही नहीं लेगा। 4 इज फिक्स नंबर और पाई भी फिक्स नंबर है, तो इनको हटा दो, तो Z इक्वल टू A अपॉन B स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। तो इसको जब मैं डेल Z निकालूंगा तो इसका रिलेटिव एरर, क्योंकि प्लस माइनस में है ही नहीं, जब प्लस माइनस में फॉर्मूला ना हो तो रिलेटिव एरर को लेना पड़ेगा, नहीं तो एब्सोल्यूट एरर को लेना पड़ेगा। तो डेल Z अपॉन Z इक्वल टू A के लिए क्या आएगा, डेल A डिवाइड बाई A। डिवाइड में जा रहा है, डिवाइड के लिए मैंने क्या हो जाता, प्लस ही आएगा। ये मेरा क्या बनेगा, 2 मेरा पावर की फॉर्म में, तो 2 मेरा आगे, और ये डेल B अपॉन B। लो जी, यहां से ये एरर मैं निकाल सकता हूं। अब कोई भी फॉर्मूला हो उस फॉर्मूले का एरर आप निकाल सकते हो। जैसे कि कोई फॉर्मूला दे रखा है कि Z इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब प्लस D की पावर 1/3 और C, और यहाँ पे 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डेल Z अपॉन Z निकालूंगा तो ये मेरा होगा 2 तो पार्ट लेगा नहीं, A स्क्वायर का क्या होगा 2 डेल A डिवाइड बाई A, B का प्लस 3 डेल B डिवाइड बाई B, प्लस ये डिवाइड में प्लस ही होगा तो ये आएगा 1/3 आगे आ जाएगा डेल D डिवाइड बाई D, और ये C के केस में क्या आएगा प्लस का डेल C डिवाइड बाई C। तो ये सब थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, डिवाइड हो, सब्सट्रैक्शन, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सबके लिए मैंने आपको बता दिया।
तो अगर अब किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो और उस एक्सपेरिमेंट में आपको एरर निकालना हो जिस रिजल्ट को आप निकालना चाहते हो उसमें, तो उसका एरर निकालने के लिए जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उससे एक फॉर्मूला तैयार होगा। उस फॉर्मूले का यूज करके मैं उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ उसके एरर को भी बता सकता हूं विद परसेंटेज। और परसेंटेज अगर कम हुआ, जैसे मान लो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने जेड की वैल्यू निकाल दी, जैसे 9, जैसे जी की बात करता हूं तो जी की बात की, जैसे यहां फायदा क्या होगा देखो जी निकालने का, जी में एरर निकालने का, तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करेगा तो 9.8 ही आएगी, 9.8 के समथिंग, यानी कुछ भी आई। और अगर जी की वैल्यू में अगर आप इंटू 100 अगर ये परसेंटेज निकालने लगे और ये परसेंटेज 1% के अंदर अंदर ही सिमट गया, अगर ये परसेंटेज 1% के एरर के अंदर ही सिमट गया, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो राइट है। और टीचर एरर देखते ही उसके बाद में समझ में आया थी हाँ ये एक्सपेरिमेंट ठीक है। अब काफी बार क्या होता है एरर लेके जाते हैं बिना एरर के, और वो बिना एरर देख के बोल देते हैं अरे ये तो एरर तो निकाल के लाओ। फिर उन्होंने देखा कि एरर, उनको जैसे पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी एरर निकाल लो, मतलब जैसे मेरा थोड़ा सिस्टम खराब है, थोड़ा एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, तो उसने अंदाजा लगाया कि भाई 6-7% यानी 6 से लेके और 9% तक अगर इतना किसी का एरर आता है 9% की रेंज तक तो मैं सही कर दूंगा, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट में गड़बड़ी है, कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और इतना एरर बैठेगा। अगर वो एरर के बीच में कोई स्टूडेंट आके चेक कराता है और वो एरर निकल जाता है तो कहता है कि ठीक है। अगर मान लो किसी का 13% एरर है तो वो कैलकुलेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे जाएगा ही नहीं, सीधा बोल देगा वापस से एक्सपेरिमेंट कीजिए और वापस से एरर निकाल के लाइए। समझ रहे हो बात को? तो एरर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एरर कम हुआ तो आपकी जो क्वांटिटी है उसको अप्रोक्सीमेट लगा लेगा कि ये ठीक है। तो यहां हमारे एरर्स कंप्लीट होते हैं। इन पे कुछ क्वेश्चंस हम ट्यूटोरियल क्लास में देखेंगे, और ट्यूटोरियल क्लास होगी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। यूनिट डायमेंशंस हो चुका है हमारा, और मेजरमेंट है। जिस दिन मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ट्यूटोरियल क्लास होगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं इन सब टॉपिक के ऊपर। और अभी ये फिजिक्स यानी बेसिक फिजिक्स के टूल्स चल रहे हैं। टूल्स का मतलब जानते हो कि अभी फिजिक्स को प्रॉपर समझने के लिए ये तो हमें आना ही चाहिए। और बेसिक लेवल पर मैंने एरर्स पढ़ाए हैं आपको, बाकी और लेवल पर भी एरर्स होते हैं, उसके रूल भी होते हैं, जैसे गॉसियन लॉ होता है एरर्स का, लॉग एरर ऐसे ही निकालते हैं, लॉग एरर भी, लॉग ग्राफ्स उसके अंदर एरर निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ और प्रोबेबल एरर हुआ, तो ये सब आगे क्या है, बट बेसिक फॉर्म में यही एरर्स थे। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्म में 11th और 12th लेवल पर। और जो बाकी रह गया अब हम अगला जो लेक्चर होगा वो होगा सिग्निफिकेंट नंबर्स पर, जिसमें हम नंबर को एडजस्ट करना सीखेंगे। यानी पॉइंट के 3 डेसिमल पॉइंट तक है तो उसको 2 डेसिमल तक कैसे करें, जिससे कि आसानी हो जाए। जैसे 9.8 है मीटर पर सेकंड, इसका ग्रेविटी है, पर सॉल्यूशन करने के लिए 9.8 को मैं 10 ले लेता हूं, तो वो 10 कैसे, क्या सिग्निफिकेंट नंबर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियोज अच्छी लग रही हैं, और बाकी शेयर कीजिए आसपास के स्टूडेंट्स में, जिससे सब फ्रीली कॉस्ट पर पढ़ सकें। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इस पे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट वगैरह काफ़ी पैसा कमाते, बट यहाँ मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद जब ये टूल्स खत्म हो जाएंगे, जिसमें मैं ग्राफ पढ़ा लूँगा, डिफरेंशिएशन नॉर्मली डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा, इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन हो जाएगा जो फिजिक्स में यूज होंगे, ग्राफ बनाना बता दूंगा। जब ये सारे टूल हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं 11th और 12th के मेन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हमारा 11th 12th स्टार्ट होगा। तो अभी तो मैं बेसिक पे चल रहा हूं, इतना तो तुमको आना ही चाहिए। 12th वाले बच्चों भी 11th के जो फर्स्ट यानी सेकंड चैप्टर है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, तो 12th वाले बच्चों को भी वो जरूर आना चाहिए। काफी बार क्या होता है 11th में लोग 12th पढ़ने लग जाते हैं, काफी स्कूलों में देखा है मैंने
कि 11th होती है, 11th में भी 12th पढ़ते हैं और 11th का बेसिक तो छोड़ देते हैं। तो फिजिक्स का बेसिक ही छोड़ दिया तो फिर 12th में आप फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालोगे, उनकी यूनिट्स के बारे में कैसे बताओगे, एरर कैसे निकालोगे? भाई फिजिकल क्वांटिटी तो वहां भी है। फर्क सिर्फ इतना है 11th और 12th के अंदर बेसिक फिजिक्स को बांट दिया गया है। फिजिक्स बड़ी थी तो 2 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया, आपने तो 11th को इग्नोर ही कर दिया। 12th मेन हो गया क्योंकि वो बोर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है, 11th का सेकंड चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th वालों के लिए, तो वो पढ़ें। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।